फिर थोड़ी सी धीमी आवाज में आस्था ने दादाजी से कहा, आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते दादाजी, और आपको इस तरह से परेशान नहीं होना चाहिए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और वैसे भी आपका शुगर लेवल बढ़ गया तो। जैसे ही आस्था ने यह कहा, दादाजी मुस्कुरा दिए और सोचने लगे कि इस बच्ची को अपनी बीमारी में भी मेरी तबीयत की फिक्र है, और मैं इस बच्ची के साथ गलत करने चला था। कहीं ना कहीं दादाजी को अपने किए का काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था, क्योंकि अगर आज आस्था की जान चली जाती तो शायद वह अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाते। दादाजी आस्था से बोले, अच्छा बेटा, तुमसे मिलने के लिए सभी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। मैं उन्हें एक एक करके भेजता हूँ, तुम सबसे मिल लो। अष्ट जल्दी घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, आप एक एक करके मत भेजिए, सबको एक साथ भेज दीजिए। अगर हम एक एक करके सबसे मिलेंगे तो हम थक जाएंगे। आस्था की मासूम सी शक्ल देखकर और बचकानी बातें सुनकर दादाजी रोते रोते मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है बेटा। ऐसा कहकर दादाजी ने बाहर आकर सबसे कहा, अब तुम सब भी जाओ और आस्था से मिलो, और हाँ, सबके सब एक साथ जाना। एक एक करके अगर अलग अलग आस्था से मिलोगे तो वह थक जाएगी। जैसे ही दादाजी ने यह कहा, वे पांचों एक दूसरे की शक्ल देखकर मुस्कुरा दिए। जल्दी ही अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए वे तुरंत अंदर चले गए। तब आस्था ने बारी बारी से उन सबको मुस्कुराते हुए देखा। अरमान वहां नहीं था। कहीं न कहीं अरमान को वहां न पाकर आस्था को दिल में कुछ अजीब सा हुआ, लेकिन अगले पल अपनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वह उन सब की ओर देखने लगी। आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान और देव पांचों उसके सामने मौजूद थे। तब आस्था आकाश की ओर देखकर बोली, आकाश भैया, आप ठीक है ना? हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको कमरे में लॉक कर दिया था। वह एक्चुअली हम तो बस ये चाहते थे कि आप और वह। अभी आस्था सीधे सीधे सबके सामने रश्मि और आकाश के बारे में बताने वाली थी कि आकाश बीच में बोल पड़ा, नहीं नहीं आस्था, प्लीज, तुम्हारी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। इस हालत में तुम ज्यादा मत बोलो। कहीं ना कहीं आकाश नहीं चाहता था कि सबके सामने उसके और रश्मि की बातें हों, इसीलिए उसने तुरंत आस्था को आगे बोलने से रोक दिया, और आस्था भी अब आकाश की बात समझकर चुप हो गई। तब जल्दी से ध्रुव आगे आया और बोला, आस्था भाभी, आप ठीक हो ना? आहान भी फिक्र भरी आवाज में कहता है, भाभी आप ठीक है ना? अचानक आहान ये कहते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। जैसे ही अचानक आहान ने रोना शुरू किया, ध्रुव भी खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू निकलना शुरू हो गए। एकदम से ही पूरा का पूरा माहौल काफी ज्यादा इमोशनल सा हो गया। देव की भी आंखें भर आई थीं। केवल सुमित और आकाश सपाट चेहरे के साथ उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे और बोले कि आस्था की तबीयत अब भी ठीक नहीं है, उसके सामने हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, इससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। तब आस्था उन सबको अपने लिए इतना फिक्र करते हुए देखकर रोने लगी, क्योंकि उसकी जिंदगी में प्यार करने वाला सिर्फ और सिर्फ उसकी नानी माँ ही थी। लेकिन आज इन सब लोगों को अपनी आंखों के सामने देखकर, इस तरह से आस्था की फिक्र करते हुए देखकर आस्था को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट उसकी आंखें आंसू बहाने के लिए तैयार थीं। उसे ऐसा लगने लगा मानो कि उसे एक अलग ही तरह की फैमिली मिल गई हो। तभी आस्था उन सब का मूड थोड़ा सा ठीक करने के लिए बोली, अरे अरे क्या हुआ आप लोगों को? आप इस तरह से गंगा जमुना क्यों बहा रहे हैं? अरे हम मरे थोड़े ना हैं, हम तो जिंदा हैं। एंड डोंट वरी, जब तक हम आप सबकी शादियों में भांगड़ा नहीं कर लेते, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। जैसे ही आस्था ने थोड़ी सी मासूम सी शक्ल बनाकर इस तरह से बोला, वे सभी इमोशनल फेस के साथ मुस्कुरा दिए। और तब सुमित आगे बढ़ा और आस्था के सर पर हाथ रखकर बोला, मुझे लगता है अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। ऐसा कहकर वे लोग एक एक करके वहां से चले गए। वहीं आस्था अब उस रूम में अकेली थी और आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह सोचने लगी। उसे ये तो हल्का हल्का याद था कि अरमान उसका गला दबा रहा था, यहाँ तक कि अरमान ने उसे थप्पड़ मारा भी था, लेकिन उसे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि आखिरकार अरमान ने उसके साथ ये सब क्यों किया था।
उसने ऐसी क्या गलती की थी जो अरमान ने उस पर हाथ उठा दिया? क्योंकि आस्था अभी दवाइयों के नशे में ही थी, तो एक बार फिर उसकी आंखें बोझल हो गईं और वह गहरी नींद में सो गई। वही डॉ रश्मि ने अच्छी तरह से आस्था के सारे रिपोर्ट वगैरह चेक कर ली थी और दादाजी को सीधा रिपोर्ट की थी और तसल्ली देते हुए बोली कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, शाम तक आस्था को हम डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन अभी उसे 4 से 5 घंटे और अस्पताल में ही रहना होगा। जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये कहा, दादाजी बोले, लेकिन बेटा उसकी हालत तो काफी अभी खराब लग रही है, और अगर आप शाम को डिस्चार्ज करने के लिए क्यों बोल रही हो? तब डॉक्टर रश्मि बोली, वह दादाजी, एक्चुअली मैं आस्था को घर भेजने के लिए इसलिए कह रही हूँ। अगर हॉस्पिटल के माहौल में आस्था रहेगी तो इससे उसके शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, तो बस इसीलिए मैं घर ले जाने के लिए बोल रही हूँ। जैसे ही रश्मि ने यह कहा, दादाजी बोले, लेकिन बेटा अगर घर पर उसकी तबीयत खराब हो गई तो? नहीं, मैं अपनी बेटी को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे भी वह मेरी बहू नहीं, बेटी है। बेटी रश्मि। बेटी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? दादाजी ने ये कहा। रश्मि हैरानी से बोली, जी दादाजी, आप हुक्म कीजिए। तब दादाजी ने अपने हाथ जोड़कर रश्मि की ओर देखते हुए कहा, हम चाहते हैं कि जब तक आस्था बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक तुम भी सिंघानिया मैंशन में ही रहो। बेटा, अगर तुम हमारी बात मान लोगी तो हमें लगेगा कि तुमने हम पर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उपकार किया है। अब दादाजी की बात सुनकर रश्मि चौंक गई और बोली, थी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उपकार तो आपका है मुझ पर, आपने बचपन से मेरी देख रेख की है, वरना हम अनाथों का जीवन तो कब का खत्म हो चुका होता। सिंघानिया परिवार की तरफ से जो ऑर्फेनेज चल रहे थे, उनमें से एक ऑर्फेनेज में से डॉक्टर रश्मि पली बड़ी थी। जब डॉक्टर रश्मि 10 साल की थी, उन्हें एक श्रीवास्तव फैमिली ने अडॉप्ट किया था, लेकिन बदकिस्मती से वह फैमिली भी कुछ ही सालों के बाद एक्सीडेंट में गुजर गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर रश्मि एक बार फिर अकेली हो गई थी और वापस से उन्हें अनाथ आश्रम में जाकर रहना पड़ा था। तब दादाजी ने रश्मि की पढ़ाई लिखाई, साथ साथ उसे डॉक्टर बनने की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी पढ़ाई शहर के बेस्ट स्कूल में करवाई थी, जिसमें अरमान भी पढ़ा करता था। तब से अरमान रश्मि के क्लासमेट थे। अब दादाजी की बात सुनने के बाद डॉक्टर रश्मि ने तुरंत उनके हाथों को पकड़ा और बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? दादाजी, मैं जरूर सिंघानिया मैंशन में आकर रहूंगी, और जब तक आस्था पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं उसी के साथ रहूंगी। जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने कहा, दादाजी ने उसके माथे को चूम लिया था, उसको ढेर सारे आशीर्वाद दिए। डॉक्टर रश्मि फिर बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना सामान लेकर आज ही सिंघानिया मैंशन शिफ्ट हो जाऊंगी। तभी दादाजी बोले, आप सामान की फिक्र मत कीजिए, हमने ऑलरेडी आपकी जरूरत का सारा सामान सिंघानिया मैंशन में ऐड करवा दिया है, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी बेटी हमारी रिक्वेस्ट को कभी मना नहीं करेगी। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, रश्मि प्यार से मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, मैं आस्था को डिस्चार्ज के बाद ही घर ले आऊंगी, तब तक आप लोग भी घर जाकर आराम कर सकते हैं। मैं हूं यहाँ पर, मैं उसका ख्याल रखूंगी। जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने यह कहा, सब मुस्कुरा दिए, और तभी ध्रुव आगे आया और दादाजी को देखकर बोला, दादाजी, हम सब चाहते हैं कि हम भाभी का एक बार फिर अच्छे से स्वागत करें, तो प्लीज चलिए हम घर चलकर भाभी के वेलकम की तैयारी करते हैं। वहीं अरमान, जो कि एक तरफ बैठा हुआ था, ये सब कुछ देख सुन रहा था, लेकिन आज सब उसे इग्नोर कर रहे थे। वहीं देव भी ध्रुव और आहान के साथ जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अरमान पर पड़ी तो वह तुरंत आकर अरमान के साथ खड़ा हो गया। तब अरमान ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम भी उन लोगों के साथ जा सकते हो, मैं डॉक्टर रश्मि को लेकर घर आ जाऊंगा। जैसे ही अरमान ने यह कहा, देव भी जल्दी अब आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान दादाजी के साथ में सिंघानिया मैंशन चला गया। वह डॉक्टर रश्मि ने बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ सामने बैठे हुए अरमान को देखा और उसके ठीक बराबर में आकर बैठी और बोली, अरमान, जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारी बीवी को एक पैनिक अटैक आया है
और अगर ये अटैक उसे एक बार फिर से आया तो शायद हम उसकी जान न बचा पाए। कुछ तो ऐसे जख्म दिए हैं जिंदगी ने उसे, जिसकी वजह से उसे इस तरह के पैनिक अटैक आया है। मैं नहीं जानती कि तुम आस्था को पसंद करते हो या नहीं करते हो, या उसकी हालत ऐसी क्यों है, लेकिन यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा ये बिहेवियर उसकी जान ले सकता था। और अरमान, अपनी गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। जैसे ही रश्मि ने अरमान को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, तब अरमान उसकी ओर एरोगेंट लुक में देखते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? मुझे लगता है तुम्हें जाकर अपना काम फिनिश करना चाहिए, और वैसे भी 5 बजने में अभी 3 घंटे बाकी है। मैं हूं यहाँ पर, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जैसे ही अरमान ने बड़े ही रुखे, सूखे शब्दों में डॉक्टर रश्मि से बात की, अब रश्मि वहां से उठकर खड़ी हो गई थी और वो सोचने लगी, इसलिए आकाश भी अरमान सिंघानिया के साथ रहते रहते उसकी तरह का हो गया है, वरना कभी आकाश ऐसा नहीं था। अब जल्दी ही रश्मि अपने केबिन में चली गई थी। वहीं पूरे 3 घंटे तक अरमान सिंघानिया उस वार्ड के सामने बैठा रहा। आज उसके हाथ में ना लैपटॉप था, ना ही फोन। वह सिर्फ और सिर्फ एकटक उस वार्ड की तरफ ही देखे जा रहा था, जिस वार्ड में इस वक्त उसकी बीवी आस्था सिंघानिया थी। पूरे 2 से ढाई घंटे के बाद, अच्छी तरह से सभी मरीजों का रेगुलर चेकअप करने के बाद, रश्मि वहां आ गई थी और अरमान से बोली, मैं एक बार जाकर आस्था को चेक कर लेती हूँ, उसे होश आया है या नहीं आया है। अगर उसे होश आ गया होगा और उसकी तबीयत बेटर रही तो हम उसे घर ले जा सकते हैं। एक बार मैं उसे चेक करके आती हूँ। ऐसा कहकर 2.5 से 3 घंटे बाद डॉक्टर रश्मि जैसे ही आस्था के केबिन में गई, उसने देखा कि आस्था ने ऑलरेडी अपने हाथ की नीडल निकाल दी थी और खुद से खड़े होकर अब वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। अब डॉक्टर रश्मि हैरान हो गई और बोली, आस्था, ये क्या कर रही हो तुम? और ये क्या किया तुमने? तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम खुद से चलकर जा सको, फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? तब आस्था डॉक्टर रश्मि की ओर देखकर बोली, वह रश्मि दीदी, हम यहाँ अस्पताल के माहौल में नहीं रह पाएंगे। हमें यहाँ से जाना है। हम यहाँ नहीं रह सकते। अगर हम यहाँ रहें तो हमारा दम घुट जाएगा। अब रश्मि आस्था की इस तरह की बातें सुनकर हैरान थी, क्योंकि डॉक्टर रश्मि को याद था जब आस्था उसे पहली बार मिली थी, तब आस्था ने उसे बताया था कि वह भी डॉक्टर रश्मि की तरह डॉक्टर बनना चाहती है। तो फिर इस तरह से वह अस्पताल को देखकर कैसे घबरा सकती है? तब रश्मि ने उसे शांत करने की कोशिश करने लगी और बोली, आस्था, तुम शांत हो जाओ। किस बात से घबरा रही हो? तुम तो खुद डॉक्टर बनना चाहती हो, तो फिर इस तरह से हॉस्पिटल के माहौल को देखकर तुम कैसे घबरा सकती हो? तभी आस्था ने गहरी लंबी सांस लेते हुए डॉक्टर रश्मि की ओर देखकर बोला, हाँ, ये बात सच है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर बनने के लिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम डॉक्टर नहीं बन जाते तब तक हम मरना नहीं चाहते हैं। जैसे ही आस्था ने यह कहा तो डॉक्टर रश्मि पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार आस्था कहना क्या चाह रही है, और उसने अपने सर पर हाथ मार लिया था और आस्था की ओर देखकर बोली, ओह गॉड, आस्था, मेरी जिंदगी में आज तक कितने ही पेशेंट आए हैं, कितने लोगों से मैं मिली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ही समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार तुम हो क्या। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी कि आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो, कहना क्या चाहती हो, तुम्हें यहाँ से कहाँ जाना चाहती हो? शायद तुम भूल रही हो, तुम फेमस बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया की वाइफ हो और तुम्हें सिंघानिया मेंशन जाना है, और दादाजी ने मुझे तुम्हारे लिए 24 आवर हायर कर दिया है, तो मैं भी तुम्हारे साथ सिंघानिया मेंशन चल रही हूँ। जैसे ही रश्मि ने यह कहा, आस्था बोली, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें मेंशन नहीं जाना है, हमें वापस अपनी नानी माँ के पास जाना है। अब आप हमें जाने दीजिए। ऐसा कहकर बिना रश्मि की कोई बात सुने आस्था धीरे से छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगी, और जल्दी ही आगे जाकर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह तुरंत किसी से टकरा गई थी, क्योंकि आस्था अभी भी और जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। जब काफी देर हो गई आस्था और रश्मि बाहर नहीं आई,
तो अरमान उन्हें देखने के लिए जैसे ही उस वार्ड के अंदर जाने लगा, तुरंत आस्था उससे टकरा गई और अरमान ने तुरंत उसे पकड़ लिया था और उसे गिरने से बचा लिया था। अब अपने सामने अरमान को देखकर आस्था थर थर कांपने लगी थी। आस्था अरमान को देखकर थर थर कांपने लगी। बार बार उसकी आंखों के सामने अरमान का उसका गला दबाना और छांटा मारना याद आ रहा था। वह काफी डरने लगी और बोलने लगी, नहीं नहीं, हमें मत मारना प्लीज, हमने कुछ नहीं किया, हम मरना नहीं चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, हमें अपना सपना पूरा करना है, हमें मत मारना। आस्था लगातार यही बात दोहरा रही थी। अरमान आस्था की बातें सुनकर अंदर तक हिल गया। उसे काफी दर्द महसूस हुआ, लेकिन आस्था बार बार वही बातें बोले जा रही थी। तब डॉक्टर रश्मि आस्था को रोकते हुए बोली, आस्था, तुम इस तरह से नहीं जा सकती हो, रुको प्लीज, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसने आस्था को पैनिक होते हुए और अरमान को उसके सामने देखा तो तुरंत उसे संभालने लगी। रश्मि आस्था को शांत करने के लिए बोली, शांत हो जाओ आस्था, कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। लेकिन आस्था बार बार यही कह रही थी, नहीं नहीं, हमें मत मारिएगा, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। आस्था अरमान के सामने गिड़गिड़ा रही थी। डॉक्टर रश्मि ने आस्था को तुरंत एक इंजेक्शन दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। अरमान ने उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया और डॉक्टर रश्मि की ओर देखकर बोला, इस आफत को क्या हुआ है, यह इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? डॉक्टर रश्मि बोली, आप मुझसे पूछ रहे हैं मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको नहीं पता कि आपकी वाइफ को क्या हुआ है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी वाइफ एक काफी कम उम्र की और इमेच्योर लड़की है। उसे अभी दुनियादारी का कुछ भी नहीं पता है और आपने उस बच्ची को डरा दिया है। इस वक्त वह आपसे बहुत ज्यादा डर रही है और मुझे लगता है कि जब वह आपको देखेगी, आपका किया हुआ टॉर्चर उसे याद आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी तबीयत ठीक हो, तो उसके लिए आपको उससे दूर रहना होगा और जितना हो सके उसे दिखाई मत दीजिए, क्योंकि इस वक्त उसे खुश रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर वह हंसी खुशी नहीं रही तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है और इस बार शायद उसे बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। डॉक्टर रश्मि के यह कहने पर अरमान की आंखें गुस्से से आग उगलने लगीं। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह लड़की उससे इतना डर जाएगी। आस्था की वही हालत थी जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स की होती थी, जब वे अरमान के सामने आया करते थे और अरमान उन्हें भयानक सजा दिया करता था। अरमान सबको अपने सामने डरता हुआ देखकर खुश हुआ करता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर सिर्फ दुख ही दुख नजर आ रहा था। अरमान सोच रहा था, यह मुझे क्या हो गया है? उस लड़की के इस तरह से डरने पर मुझे इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है, जबकि मैं तो यही चाहता था कि वह लड़की मुझसे डरे। तो फिर आज मुझे हो क्या गया है? उस आफत लड़की का मुझसे डरना मुझे इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? और जब मुझे डॉक्टर रश्मि ने यह बोला कि मुझे उस लड़की के सामने नहीं आना है और जितना हो सके उससे दूर रहना है, तो यह बात मुझे इतनी बुरी क्यों लग रही है? कहीं ना कहीं अरमान काफी दर्द में था। हालांकि अरमान ने अपने आप को काफी ज्यादा फिजिकल हर्ट भी किया था, लेकिन उसकी डॉक्टर टीम्स ने उसे हैवी पेन किलर के डोसेस दिए थे, जिसकी वजह से वह अपने आप को बेटर महसूस कर रहा था। लेकिन अब आस्था के डरने से अरमान को काफी बुरा लगा था। वह जल्दी ही आस्था के वार्ड से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद आस्था को होश आ गया। डॉक्टर रश्मि आस्था के पास उसका हाथ पकड़कर बैठी थी और बोली, मैं जानती हूँ आस्था, तुम्हारे साथ जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन शायद अरमान ने जो कुछ किया वह किसी गलतफहमी के चलते किया है और तुम्हें जरूर उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि अरमान अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है और सबसे ज्यादा प्यार वह अपने दादाजी से करता है और दादाजी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अरमान तुम्हें बिना किसी रीजन के इस तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। रश्मि को भी इस बात के बारे में नहीं पता था कि आखिरकार अरमान ने आस्था को हर्ट क्यों किया था, लेकिन शायद उसने सोचा कि वह जब सिंघानिया मेंशन जाएगी तो हो सकता है उसे इस बात के बारे में पता चल जाए।
और आस्था इस बात को जितना जल्दी भूल जाए उतना जल्दी उसके सेहत के लिए अच्छा है। तो फिलहाल तो डॉक्टर रश्मि ये बोल रही थी, लेकिन तभी आस्था धीमे स्वर में बोली, लेकिन डॉक्टर रश्मि, हम अपनी नानी माँ से मिलने जाना चाहते हैं। हमें उनकी बहुत याद आ रही है। डॉक्टर रश्मि ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, आस्था, अपनी हालत देखो। अगर तुम इस तरह से बीमार होकर अपनी नानी माँ से मिलने जाओगी तो तुम्हारी नानी माँ को कैसा लगेगा और वह तुम्हें लेकर कितना ज्यादा परेशान हो जाएगी। ऐसी हालत में तुम्हारी नानी माँ से मिलने जाना ठीक नहीं आस्था। डॉक्टर रश्मि के यह कहने पर आस्था को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे इस तरह से नानी माँ से मिलने की जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी हालत अब भी ठीक नहीं है और अगर वह बीमार हालत में नानी माँ से मिलने जाएगी तो पक्का उसकी नानी माँ उसे देखकर और बीमार हो जाएगी। तो इसीलिए आस्था बोली, तो ठीक है, हम जब ठीक हो जाएंगे हम जरूर जाएंगे अपनी नानी माँ से मिलने। रश्मि ने आस्था का हाथ पकड़ा और बोला, हाँ जरूर, हम तुम्हारी नानी जी से मिलने जरूर जाएंगे। इनफैक्ट मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे तुम्हारी नानी माँ से उस पिशाच के किस्से भी तो सुनने हैं और साथ ही साथ में झाड़ू से तुम्हारी पिटाई कैसे किया करती थी वह भी जानना है। ये बोलकर रश्मि मुस्कुरा दी। आस्था भी डॉक्टर रश्मि की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर, पता नहीं हम भी आपको अपने गांव के कौन से किस्से सुनाने बैठ गए। आप भी पता नहीं हमें बिल्कुल बेवकूफ ही समझा रही होंगी। अरमान जानता था कि वह अब आस्था के सामने जल्दी से नहीं जाएगा, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ने उसे सख्त मना किया था। अरमान दूसरी गाड़ी में बैठा था और डॉक्टर रश्मि और आस्था एक गाड़ी में बैठी थीं और वह लोग सिंघानिया मेंशन की ओर जाने लगे। वही दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में आस्था के वेलकम की अच्छी तरह से तैयारी कर ली गई थी। इतनी तैयारी तो आस्था के वेलकम की पहले भी नहीं हुई थी, लेकिन अब सब लोगों को आस्था के साथ एक अलग ही तरह का लगाव था। उन्होंने पूरे मेंशन के हाल को बलून से सजा दिया था और बड़ा सा वेलकम फूलों से बनाया था। साथ ही साथ हर तरफ लाइटिंग का काम किया था। सब कुछ बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। कहीं ना कहीं आस्था की एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। आस्था मौत के मुंह से बाहर आई थी तो वह उसका अच्छी तरह से वेलकम करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद आस्था और डॉक्टर रश्मि सिंघानिया मेंशन में पहुंच चुकी थीं। आस्था की तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर रश्मि उसे सहारा देकर चल रही थी। अरमान उनके पीछे पीछे था। अरमान, जिसे हमेशा से ही जल्दी जल्दी और तेज चलने की आदत थी, लेकिन आज वह काफी पीछे था और आस्था के अंदर जाने का इंतजार कर रहा था। मन ही मन में वह थोड़ा इरिटेट भी हो रहा था कि क्या यह लड़की थोड़ा तेज नहीं चल सकती है, क्योंकि अभी भी अरमान को यह लग रहा था कि ये आफत लड़की काफी ज्यादा स्लो है, कोई भी काम फास्ट नहीं करती है। आस्था ने अरमान को नहीं देखा था क्योंकि वो उनके पीछे था। अब जैसे ही वे मेन गेट पर गए और दरवाजा खोला तो देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरा देखकर आस्था थोड़ा सा घबरा गई और उसने डॉक्टर रश्मि का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन अरमान ने देखा कि डॉक्टर रश्मि आस्था को सही से संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि डॉक्टर रश्मि खुद नाजुक सी एक लड़की है और आस्था को भला अकेले वो कैसे संभाल सकती है। तब अंधेरे का फायदा उठाकर अरमान थोड़ा सा आगे आया। उसने अपना एक हाथ आस्था की कमर पर रखा और एक हाथ से आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया। आस्था को अपनी कमर पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसके सामने अंधेरा था तो वह ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई और अंधेरे से डर भी रही थी तो वह धीमी सी आवाज में बोली, रश्मि दी, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? आस्था जानना चाहती थी कि अचानक से पूरे सिंघानिया मेंशन को हुआ क्या है। यहाँ पर लाइट क्यों नहीं है? रश्मि बोली, मुझे लगता है कि यहाँ की शायद लाइट चली गई है। आस्था मुंह बनाकर बोली, देखा रश्मि दीदी, आपने वैसे तो कितने अमीर लोग बनते हैं ये, पक्का इन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा होगा। देखा, पूरे के पूरे मेंशन की लाइट ही चली गई। अब जैसे ही आस्था ने मुंह बनाकर मासूमियत से ये कहा, रश्मि का मुंह हैरानी से खुला रह गया था। एक पल को उसे आस्था की बातें सुनकर हंसी भी आ गई थी। वही अरमान गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन तभी अचानक जोरों से तालियां बजने की आवाज आने लगी थी।
पूरे सिंघानिया मेंशन का हाल लाइटिंग से सज चुका था। आस्था ने जैसे ही यह सब कुछ देखा, उसकी खुशी से चीख निकल गई थी। वह उछलने लगी थी और सभी लोग एक साथ चिल्लाए थे, वेलकम भाभी। आस्था की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि ऐसे सरप्राइज उसने हमेशा टीवी वगैरह में ही देखे थे, लेकिन आज इस तरह से किसी ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किए थे तो आस्था की खुशी एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। सभी बड़ी खुशी से आस्था का स्वागत कर रहे थे। आहान और ध्रुव जोकर के रूप में आस्था का मनोरंजन कर रहे थे। अरमान भी यह सब कुछ देखकर हैरान था क्योंकि आज पहली बार सिंघानिया मेंशन में इस तरह की कोई पार्टी हो रही थी, इस तरह की कोई खुशी मनाई जा रही थी, वरना हमेशा से ही सिंघानिया मेंशन वीरान खंडहर की तरह रहा करता था। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे सिंघानिया मेंशन की दीवारों में भी जान आ गई हो। सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। एक पल को अरमान सिंघानिया के होठों पर भी मुस्कुराहट तैर गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मुस्कुराहट को गायब भी कर लिया था। जैसे ही आस्था ने अपने आसपास देखा और अरमान को आस्था के करीब उसका हाथ पकड़े हुए देखा तो वह सभी एक दूसरे की शक्ल हैरानी से देख रहे थे। दादाजी तुरंत आस्था के पास आए थे और उन्होंने अरमान का हाथ पकड़कर उसे आस्था से अलग किया था। आस्था को जैसे कि एहसास हुआ कि उसे अभी तक अरमान ने पकड़ा हुआ था, तो एक पल को वह थोड़ा सा सहम गई थी, लेकिन दादाजी का साथ पाकर वह थोड़ा सा फिर से बेटर फील करने लगी थी। तब दादाजी बोले थे, आओ बेटा। अरमान वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। अरमान दादाजी का इस तरह से इग्नोर करना टॉलरेट नहीं कर पा रहा था और अरमान वहां रुकना भी नहीं चाहता था, लेकिन वह देखना चाहता था कि सब लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन वहां रुकना उसे काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था और उसकी पर्सनालिटी को भी सूट नहीं कर रहा था। तो इसीलिए अरमान जल्दी ही लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ सीधा अपने कमरे में चला गया था। अरमान के जाने तक सभी लोग खामोश थे, लेकिन अरमान जैसे ही गया सभी के सभी जोरों से हल्ला काटने लगे थे। ध्रुव और आहान आस्था के आसपास ही मंडरा रहे थे और सभी खुशी से उसका वेलकम कर रहे थे। सुमित और आकाश भी हल्की सी स्माइल के साथ आस्था के पास आए थे। आकाश आस्था की ओर देखकर बोला था, हमें बहुत खुशी हुई आज कि आप सही सलामत घर आ गईं। वेलकम होम। ये बोलकर आकाश साइड हो गया था। रश्मि ने गहरी नजरों से आकाश को देखा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें आकाश पर से हटा ली थी। आकाश ने उसकी मोहब्बत की बेइज्जती की थी। तब से उसने सोच लिया था कि वह आकाश के सामने अपनी मोहब्बत की भीख नहीं मांगेगी। वह अनाथ जरूर थी, लेकिन आत्मनिर्भर थी। उसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई थी। अपनी बेइज्जती वह कैसे होते हुए देख सकती थी। तभी अरमान, जो उस वक्त अपने कमरे में चला गया था, बिस्तर पर बैठते ही अजीब सा महसूस कर रहा था। उसका कमरे में मन नहीं लग रहा था। वह कभी इधर उधर टहल रहा था, कभी बालकनी में जाकर सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। फिर कमरे में आ गया और अपना सिर पकड़कर सोचने लगा, ओह गॉड, ये मुझे हो क्या गया है? मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस लड़की के पास जाऊं, उसके हालचाल पूछूं और उस आफत को देखूं कि वह क्या करती है? क्यों उसे बार बार देखने का मेरा दिल कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरमान सिंघानिया, कोई भी तुम्हारी जिंदगी में महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे मुझे क्यों बार बार उस लड़की की याद आ रही है? कहीं ना कहीं अरमान खुद से ही उलझ रहा था। उसे यकीन हो गया कि इस हाल में जाना उसके लिए ठीक नहीं था। उसकी पर्सनालिटी, उसका ऑरा ऐसा था कि उसे हॉल में जाने की इजाजत नहीं देगा। अचानक अरमान ने अपना लैपटॉप चालू किया और हॉल में लगे सीसीटीवी स्पाई कैमरों की रिकॉर्डिंग उसने अपने लैपटॉप पर लाइव देखनी शुरू कर दी। वहीं आस्था यह सब देखकर खुश थी। एक बड़ा सा केक वहां रखा हुआ था और ध्रुव, आहान बोले, भाभी, हमने आपके सही सलामत आने की खुशी में केक मंगवाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। आस्था मुस्कुरा दी। जल्दी ही उसने केक काटा और बारी बारी से सबको खिलाया। डॉक्टर रश्मि का साथ पाकर आस्था काफी खुश थी। ऐसा लग रहा था मानो अब उसके अलावा कोई और भी लेडीज उस घर में मौजूद हो, वरना उसे अकेले घर में इतने सारे पुरुषों के बीच रहना पड़ रहा था। लेकिन अब उसे अच्छा लग रहा था। एकदम खुशहाल और खिली खिली सी फैमिली लग रही थी।
तभी दादाजी आस्था की ओर देखकर बोले, बेटा सुनो, तुम और रश्मि दोनों एक ही कमरे में रहोगे। वह हमने जो घर का सबसे बड़ा वाला कमरा तुम दोनों के लिए तैयार करवाया है। आस्था ये सुनकर मुस्कुरा दी और जल्दी से बोली, क्या सच में दादाजी? हम उस राक्षस के साथ उसके कमरे में नहीं रहेंगे? वाकई हम डॉक्टर रश्मि के साथ रहेंगे। जैसे ही आस्था ने बचपने में अरमान को राक्षस बोला, उसकी बातें सुनकर सभी हैरानी से मुंह खोले आस्था की ओर देखने लगे। डॉक्टर रश्मि भी मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। वही अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे। वह अपने माथे पर हाथ फेरते हुए बोलने लगा, ओह, तो इस आफत को मुझसे दूर जाने पर इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, और ऊपर से ये मुझे राक्षस भी कह रही है, वो भी सबके सामने। लेकिन मिसेस आफत अरमान सिंघानिया, इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे दूर जाने की? अभी तो मेरा दिल तुम्हारे करीब आने को मचल रहा है और तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मिसेस अरमान सिंघानिया, जस्ट वेट एंड वॉच। केवल 3 दिनों के अंदर अंदर तुम खुद मेरे कमरे में आने पर मजबूर हो जाओगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा नाम अरमान सिंघानिया नहीं। अरमान लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखता हुए बेख्याली से बोले जा रहा था। दादाजी आस्था से बोले, बेटा मैं जानता हूं कि मेरा पोता काफी ज्यादा खड़ूस है। और क्या बोला तुमने? राक्षस? हाँ, वो एकदम खूंखार राक्षस टाइप भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर रश्मि के साथ उनके कमरे में रहो। ये सुनकर आस्था लगभग उछलने लगी थी। उसने जल्दी से डॉक्टर रश्मि को गले से लगा लिया और बोली, हम तो बहुत खुश हैं दादाजी, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। हम अभी चले जाते हैं, हमें आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जानते हैं हमारा सर कितना ज्यादा चकरा रहा है दादाजी, हमें तो बहुत चक्कर आ रहे हैं। और वैसे भी जब उस राक्षस सिंघानिया ने हम पर हाथ उठाया, हमें तो ऐसा लगने लगा था मानो कि हमारे कानों में सीटी बजने लगी हो, और कुछ मिनट के लिए तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया था। उसके बाद तो हम लड़खड़ाकर न जाने कहां गिरे, हमें कुछ होश ही नहीं रहा। यह बोलते हुए आस्था अपने उस गाल को छूने लगी जहां अरमान ने उस पर हाथ उठाया था। आस्था की कहानी सुनकर सभी के चेहरे मायूस हो गए। अरमान गुस्से से लैपटॉप स्क्रीन को घूरने लगा। तब आस्था बोली, दादाजी एक पल को तो हमें लगा था हमारी तो जान ही चली जाएगी और हम अपना सपना पूरे किए बिना मर जाएंगे। दादाजी ने उसके सर पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा और हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आस्था हल्की सी मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची दादाजी, आप सच में हमें कुछ नहीं होने देंगे? आस्था की मासूमियत देखकर सभी मुस्कुरा दिए। आस्था में कूट कूट कर बचपना भरा हुआ था, लेकिन शादी के बाद वह सब कुछ खो बैठी थी। लेकिन अब जैसे जैसे वह सामान्य हो रही थी, वैसे वैसे उसका बचपना भी लौट रहा था। दादाजी बोले, अच्छा आस्था बेटी, तुम जाओ, चलो जाकर अपने कमरे में आराम करो। रश्मि बेटी, आप भी जाओ। उन्होंने दोनों को आराम करने के लिए भेज दिया। रश्मि एक नजर आकाश की ओर देखते हुए आस्था को लेकर कमरे की ओर जाने लगी। ध्रुव और सुमित बोले, हमें लगता है कि अब हमें भी चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। दादाजी बोले, नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब हैरानी से उनकी ओर देखने लगे और बोले, आप क्या कह रहे हैं दादाजी, हम सब क्यों नहीं जा सकते? दादाजी बोले, क्योंकि आस्था बेटी आप सबके साथ काफी ज्यादा खुशी महसूस करती है, तो हम चाहते हैं जब तक आस्था बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक आप में से कोई भी अपने विला में नहीं जाएगा। और वैसे भी जब आप लोग जाते हैं तो यह आहान भी आप लोगों के साथ चला जाता है। सभी आहान की ओर देखने लगे। आहान बेचारे सा मुंह बनाकर बोला, तो दादाजी मैं क्या करूं? आकाश भाई, ध्रुव और सुमित भाई के साथ ही मेरा दिल लगता है, और वैसे भी अरमान भाई तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं, और आपसे मैं क्या बातें करूं? आप तो मुझे अपनी 70-80 दशक की बातें बताएंगे, तो मुझे ध्रुव के साथ ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं आकाश भाई के विला में चला जाता हूं। दादाजी आहान की ओर घूरते हुए बोले, अच्छा बेटा, 70-80 के दशक की कहानी सुनकर ही तू बड़ा हुआ है, और आज तुझे मेरी बातें 70-80 के दशक की लगती है। आहान जल्दी से बोला, नहीं नहीं दादाजी, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था।
मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता था कि ध्रुव भाई मेरे दोस्त है ना, तो मुझे उन्हीं के साथ अच्छा लगता है। दादाजी बोले, हाँ, हम भी तुमसे यही कहना चाहते हैं कि जब तक आस्था ठीक नहीं होती तब तक तुम सब यहीं एक साथ रहोगे, और तुम सबके कमरे भी हमने तैयार करवा दिए हैं, तो तुम सब भी जाओ और जाकर अपने अपने कमरे में आराम करो। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन सब का सामान पहले से ही अरमान सिंघानिया के घर में मौजूद था। उनका कमरा भी वहां हमेशा से तैयार ही रहता था। एक नजर सब की ओर देखते हुए वह सब भी अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। दूसरी ओर वीर रायचंद की हालत काफी खराब थी। अरमान ने उसकी जान नहीं ली थी, लेकिन जोरों से उसका गला दबाया था, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उसकी माँ वसुंधरा देवी बेचैनी से उसके वार्ड के बाहर खड़ी होकर अपने बेटे के ठीक होने का इंतजार कर रही थी। इस वक्त वसुंधरा देवी की आंखों में आंसू थे और वह गुस्से से रंजीत को डांट रही थी। आखिरकार कौन है वह जिसने मेरे बेटे की ऐसी हालत की है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जितना जल्दी हो सके उसके साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करवाओ, और साथ ही साथ उसको जान से मारने की सुपारी दे दो। मैं अपने बेटे के ठीक होने से पहले उसे आदमी की मौत अपने बेटे को तोहफे के रूप में देना चाहती हूँ। वसुंधरा देवी का खतरनाक हुक्म सुनकर रंजीत हैरान हो गया था। वह क्या बताता कि उसके बेटे की हालत किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक अरमान सिंघानिया ने की है। और उसकी सुपारी भला इस शहर में तो क्या पूरे देश भर में कोई नहीं ले सकता है? रंजीत को सोचता हुआ देखकर वसुंधरा गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोली, अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराओगे या नहीं? और जो मैंने बोला है कि उसके सुपारी दे दो, किसी को पैसा दो और उसे मरवा डालो, तो क्या वह बातें तुम्हारी समझ में नहीं आई है? रंजीत हड़बड़ाहट में बोला, देखिए मैडम, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अरमान सिंघानिया की जान लेना इम्पॉसिबल है। पूरे देश भर में कोई भी उसकी जान नहीं ले पाएगा। रंजीत ने अरमान सिंघानिया का नाम लेते ही वसुंधरा को अरमान का नाम अच्छी तरह से याद आ गया। अरमान के एरोगेंट बिहेवियर की खबरें हर रोज टेलीकास्ट होती रहती थीं। अरमान सिंघानिया के गुस्से से पूरा देश वाकिफ था। वसुंधरा कुछ पल कॉरिडोर में इधर उधर घूमती रही और बोली, आखिरकार है कौन ये अरमान सिंघानिया, और दिखता कैसा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो, वह जो कोई भी हो, वह मुझसे मीटिंग तो कर ही सकता है ना, उससे अपॉइंटमेंट लो। रंजीत ने कहा, आई एम सॉरी मैडम, लेकिन उसने रायचंद इंडस्ट्रीज के किसी भी आदमी से पहले ही मिलने से मना कर दिया था, तो उनसे मीटिंग नहीं हो पाएगी। वसुंधरा गुस्से से आग बबूला हो उठी और बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मैं उस इंसान की मौत देखना चाहती हूँ जिस इंसान ने मेरे बेटे की यह हालत की है। एक काम करो, अगर इस देश में कोई भी उसकी जान नहीं ले सकता है तो बाहर विदेश से आदमी बुलवाओ और उसकी सुपारी दे डालो। और वैसे भी डेविड याद है ना तुम्हें? डेविड से कांटेक्ट करो और उसे बोलो कि हम उसे मुंह मांगे कीमत देंगे, लेकिन बदले में उसे उस अरमान सिंघानिया की जान लेनी होगी। डेविड कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वह एक अंडरवर्ल्ड का शार्प शूटर था जिसका निशाना आज तक नहीं चूका था। पूरे अंडरवर्ल्ड में डेविड का नाम सब लोग अच्छी तरह से जानते थे। जैसे ही वसुंधरा जी ने डेविड का नाम लिया, रंजीत काफी हद तक डर गया था, क्योंकि डेविड के बारे में वह भी अच्छी तरह से जानता था। रंजीत के चेहरे से पसीना निकलता हुआ देखकर वसुंधरा जी उसके पास गईं और अपनी एक इंडेक्स फिंगर से उसके पसीने की बूंद को अपने हाथ पर लेते हुए बोली, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो उस अरमान सिंघानिया को कितना डर लगेगा। और वैसे भी मैंने तुम्हें जो बोला है सिर्फ वही करो। डेविड के साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो। क्या हुआ? अगर अरमान सिंघानिया के साथ अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती है तो डेविड के साथ तो हो सकती है ना? फटाफट से पहले डेविड के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर करो, उसके बाद अपॉइंटमेंट लो। वैसे भी बिना पैसों के वह किसी से नहीं मिलता है। ऐसा कहकर वसुंधरा जी डॉक्टर से मिलने के लिए चली गईं और रंजीत ने जल्दी से रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ किया और सोचने लगा, आज मुझे समझ में आया कि हमारा वीर बॉस इतना खतरनाक क्यों है।
जिसकी माँ इतनी खतरनाक होगी तो उसका बेटा भला खतरनाक क्यों नहीं होगा। यह सोचते हुए रंजीत जल्दी ही डेविड से मिलने की तैयारी करने लगा और साथ ही साथ उसने उसके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा दिए थे। वहीं दूसरी ओर आस्था आज रश्मि के साथ काफी ज्यादा खुश थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो उसे एक बहुत ही प्यारी सहेली और एक बड़ी बहन मिल गई हो। दोनों ही बहुत खुश थीं। आस्था ने रश्मि का हाथ थामकर उसे कहा, आप जानती हैं दीदी, हम आपको अपने साथ देखकर बहुत बहुत ही खुश हैं। वरना इतने दिनों से उस खतरनाक राक्षस की शक्ल देख देख कर हम आपको क्या बताई कि हम पर क्या बीती थी। जैसे ही एक बार फिर आस्था ने मासूम सी शक्ल बनाकर अरमान को राक्षस कहा, रश्मि उसे रोकते हुए बोली, अरे अरे ये क्या बोले जा रही हो तुम जिसे राक्षस कह रही हो वह इस शहर का ही नहीं बल्कि इस देश का सबसे ज्यादा परफेक्ट पर्सनालिटी और हैंडसम चेहरे का मालिक है। तुम जानती हो उसके मस्कुलर बाइसेप्स, उसकी एथलेटिक बॉडी, जिसे देखने के लिए ना जाने कितनी ही लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, जानती हो तुम, और तुम उसे ही राक्षस कह रही हो। जैसे ही रश्मि ने अरमान की तारीफ में ये सब शब्द कहे, आस्था पूरी तरह से शर्मा गई थी, क्योंकि किसी लड़के के बारे में इस तरह की बातें सुनना उसे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। रश्मि ने अपनी बात करेक्ट करते हुए कहा, अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो पति है ना, वह इस शहर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे ज्यादा अमीर और हैंडसम इंसान है। आस्था जल्दी से बोली, नहीं नहीं रश्मि दीदी, हम ये सब बातें नहीं सुनना चाहते हैं, और वैसे भी हमें वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। होंगे वह भले ही अमीर या फिर बहुत ज्यादा हैंडसम या कुछ भी, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। बस ऐसा कहकर आस्था ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने से बांध लिया था और मासूम सी शक्ल बनाकर रश्मि की ओर देखने लगी थी। अभी रश्मि आस्था को कुछ और कहना चाहती थी कि तभी रश्मि को उसके ठीक पीछे कोई दिखाई दिया था। वह कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया था, जो कि उस वक्त डॉक्टर रश्मि से मिलने के बहाने से आस्था को देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनी और अंत में ये सुना कि आस्था ने यह बोला है कि भले ही वह अरमान सिंघानिया कितने ही ज्यादा अमीर या हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो यह बात उसके गुस्से को और भी हवा दे गई थी। रश्मि की नजर जैसे ही अरमान पर पड़ी तो वह तुरंत हकलाने लगी थी और आस्था से बोली, आस्था, मुझे लगता है कि हमें अब इस टॉपिक पर और बात नहीं करनी चाहिए, और चलो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है तो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। आस्था जल्दी से बोली, ये हुई ना बात दीदी, हम भी तो कब से आपको यही बात समझाना चाहते थे कि आप उस पिशाच के बारे में बातें क्यों कर रही हैं। और वैसे भी जब उस खडूस अरमान सिंघानिया का नाम लिया जाता है ना, हम आपको क्या बताए, हमारा तो दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। इनफैक्ट हमारा मूड खराब हो जाता है। हम उस राक्षस के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। इनफैक्ट उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहते हैं। हम नफरत करते हैं उनसे। बस आप जानती हैं, उसने हमें कितना तेज थप्पड़ मारा था, कितना टॉर्चर किया है उसने हमें। लेकिन रश्मि दीदी, अब हम आपको बता रहे हैं, अगर उन्होंने अब हमें परेशान करने की कोशिश की या हम पर उसने दोबारा हाथ उठाया तो आप देखिएगा, इस बार तो हम भी उनका सर ही फोड़ देंगे। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही आस्था ने अपनी धुन में यह सारी बातें बोली, रश्मि मन मन में मुस्कुरा भी रही थी और सोच रही थी कि ये लड़की गई आज काम से, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता है। तब तक अरमान आस्था के बेहद करीब पीछे आकर खड़ा हो गया था। आस्था, जो कि उस वक्त रश्मि की ओर देखकर बात कर रही थी, अंत में बोली, अच्छा रश्मि दीदी, मुझे समझ में नहीं आता कि ऊ खड़ूस से सब लोग डरते क्यों हैं। जैसे ही आस्था ने यह सवाल किया, अरमान, जो कि उसके बिल्कुल ठीक पीछे खड़ा हुआ था, हल्का सा अपनी गर्दन आस्था के कंधे के पास ले जाकर उसके कान के पास बोला, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम नहीं डरती मुझसे? अचानक से अरमान के कहने पर आस्था की तो सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थीं, और वह आंखें खोलकर रश्मि की ओर ही सदमे में देखे जा रही थी। लेकिन तब तक रश्मि तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गई थी, क्योंकि इस तरह से मियां बीवी के बीच में भला वह कैसे रुक सकती थी।
इसलिए वह बाहर आ गई थी। रश्मि को इस तरह से भागते हुए देखकर आस्था और भी ज्यादा कांपने लगी थी। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह पीछे मुड़कर अरमान को देख सके, लेकिन अरमान, जो कि इस वक्त उसके बेहद करीब था और उसके होंठ आस्था के कानों के पास थे, जिसकी वजह से आस्था के हाथों का रोंगटा खड़ा हो गया था। फिर उसने अपनी आंखें झुका ली थीं और हल्का सा गर्दन घुमाकर वह धीरे से पीछे पलटी थी। उसने अरमान की ओर नहीं देखा था। जैसे ही अरमान आस्था के इस तरह से पलटने पर पीछे होने लगा, अचानक उसके होंठ उसके गालों से छू गए थे, क्योंकि आस्था एकदम से पलटी थी और अरमान उस वक्त उसके कानों के पास बेहद करीब था और आस्था के पलटने के कारण उसके होंठ एक्सीडेंटली उसके गालों से छू गए थे। जैसे ही आस्था को अपने गाल पर कुछ फील हुआ, आस्था तुरंत शौक से अरमान की ओर देखने लगी थी। अरमान ने अपना सीधा हाथ उठाकर उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन आस्था को यह लगा मानो कि अरमान एक बार फिर उस पर हाथ उठाना चाहता है। तब अचानक से आस्था ने अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया था और 2 कदम पीछे होकर खड़ी हो गई थी। जैसे ही अरमान ने आस्था को इस तरह से डरते हुए देखा और उसे इस बात का एहसास हुआ कि आस्था इस बात से डर रही है कि कहीं अरमान उस पर हाथ ना उठा दें, तो उसे अंदर ही अंदर कुछ खालीपन सा और दुख सा हुआ था। अचानक उसने अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद किया और आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर उसकी ओर देखकर बोला, डोंट वरी, मैं तुम पर हाथ नहीं उठा रहा हूं, समझी तुम। अरमान ने अपनी सॉफ्ट वॉइस करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी उसकी वॉइस सॉफ्ट होने ही नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वह आस्था से बात ना कर रहा हो, बल्कि उसे डांट रहा हो। आस्था तुरंत अपने गालों पर हाथ रखकर एक तरफ सर झुकाकर खड़ी हो गई थी। उसके बाद उसने अरमान की ओर नहीं देखा। अरमान धीरे से उसके करीब गया और उसकी ओर देखकर बोला, देखो, मैं जानता हूं कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा था कि तुम वीर रायचंद के साथ मिली हुई हो और तुमने आकाश की जान को खतरे में डाल दिया है, और शायद इसीलिए मैं यह गलती कर बैठा। लेकिन तुम्हें इस तरह से सबके सामने मुझे राक्षस बोलकर गलती नहीं करनी चाहिए थी। जानबूझकर अरमान ने आस्था के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश की और इस बात पर जोर दिया कि आस्था ने उसे राक्षस बोला है और ये बात वो जान चुका है। आस्था हैरानी से उसकी ओर देखने लगी, क्योंकि उस वक्त जहां तक उसे याद था, हॉल में तो अरमान मौजूद नहीं था। तो फिर अरमान को ये बात किसने बता दी कि हमने उसे राक्षस बोला है? आस्था कुछ बोलना तो चाहती थी, लेकिन फिर भी वह चुप ही खड़ी रही, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वह अरमान से अब बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, उसे कुछ भी नहीं बोलेगी। अरमान आस्था को चुप देखकर गुस्से से अंदर ही अंदर जल उठा था, क्योंकि वह चाहता था कि आस्था उससे भी बातें करे जिस तरह से वह सबसे बातें करती है। लेकिन आस्था तो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं रही थी। यह बात उसे बहुत बुरी लग रही थी। अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, एक बात याद रखना आफत। जैसे एक बार फिर अरमान ने आस्था के मुंह पर उसे आफत बोला। आस्था ने एक बार फिर अरमान की ओर देखा था, लेकिन अगले पल फिर अपनी नजरें झुका ली थी और मन में बोली, हमें आफत बोल रहा है, खुद क्या है? यह सोचते हुए उसने मुंह बना लिया था। अरमान उसकी ओर देखकर बोला, हाँ, तुम में से आफत और मैं क्या हूं, ये बात तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। आस्था और हैरान हो गई और मन ही मन में बड़बड़ाते हुए बोली, क्या भगवान जी ने इतनी सारी सुपर पावर इस इंसान को क्यों दे रखी है? ये हमारे मन तक की बातें भी पढ़ लेता है। अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, अभी तक मैंने तुम्हें क्लीन चिट नहीं दिया। मिस आफत, तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मैं तुम्हें लेकर पूरी तसल्ली नहीं कर लेता कि तुम्हें मेरी जिंदगी में मेरे किसी दुश्मन ने नहीं भेजा है, तब तक तुम मेरे शक के घेरे में रहोगी। वैसे भी अपनी फैमिली के बीच में किसी भी दुश्मन को कभी नहीं रहने देना चाहता हूँ, समझी तुम? और याद रखना, अगर तुमने किसी तरह से मुझे धोखा देने की या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को जान से मार डालूंगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने ही। और वैसे भी शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस घर में क्या हो। तुम इस घर में सिर्फ एक मामूली सी केयर टेकर हो, जिसकी मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। इसके अलावा ज्यादा किसी की जिंदगी में शामिल होने के बारे में सोचना भी मत। अरमान आया तो वहां पर आस्था से माफी मांगने के लिए था,
लेकिन अपने ही पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग वह उसे कुछ से कुछ सुनाए जा रहा था, क्योंकि आस्था का इस तरह से चुप रहना उसे अंदर ही अंदर खटक रहा था। तो वो अपनी झुंझलाहट अपने शब्दों में निकाल रहा था। जैसे ही आस्था ने एक बार फिर अरमान के मुंह से नौकर वाली बात, केयर टेकर वाली बात सुनी, तो उसकी आंखें भर आई थीं, क्योंकि जिस तरह से उसे आज सबने वेलकम किया था, उसे ढेर सारा प्यार दिया था और उसके लिए बड़ा सा केक मंगवाया था, और सबकी आंखों में उसे अपने लिए प्यार ही प्यार दिखाई दिया था। लेकिन अब एक बार फिर अरमान के मुंह से केयर टेकर और नौकर सुनकर वह बहुत ज्यादा दुखी सी हो गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि जो कुछ देर पहले उसका रिश्ता सबके साथ जोड़ा था, वह एक ही पल में खत्म हो गया हो। लेकिन फिर भी उसने अरमान से कोई बात नहीं की थी। आस्था का इस तरह से बर्ताव देखकर अरमान का दिल तो किया आस्था से पूछे कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, जबकि वह इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी और चुभने वाली बातें जानबूझकर कर रहा था ताकि आस्था उससे बातें करे। लेकिन आस्था को ऐसा लग रहा था मानो कि उसने मुंह में चिंगम चबा रखी हो, जिससे वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अरमान ने उसकी आंखों में आए आंसुओं को देख लिया था और अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था और सोचने लगा कि यहाँ तो मैं इस लड़की से बात करने आया था और पता नहीं कैसे क्या से क्या ताना देने लगा। ये सोचते हुए वह एक बार उसके थोड़ा सा पास में जाने लगा था। वहीं आस्था अब डर गई थी, क्योंकि अरमान जिस तरह से पिछली रात उसके पास आया था, वो बात वह अभी तक भूल ही नहीं थी। फटाफट से वह पीछे सिमट कर खड़ी हो गई थी और तब उसे आस्था की कही हुई बातें याद आई थीं कि वह कभी भी उसके साथ बेड पर नहीं आना चाहती है। यह सब सोचते हुए एक बार फिर से उसका पारा बढ़ रहा था। लेकिन आस्था उस वक्त बीमार थी, तो अपना गुस्सा उस पर भी नहीं उतार सकता था। फिर से रोने जैसी शक्ल बनाकर खड़ी हो गई। उसे अब कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी अरमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, मुझे टाइम बर्बाद करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। यह कहकर वह बाथटब में बैठ गया और आस्था के हाथ में बॉडी वॉश थमा दिया। आस्था ने मन ही मन में कान्हा जी का नाम लिया और सोचने लगी, आस्था आज तू नहीं बच सकती है। फटाफट से इस पिशाच को गंगा स्नान करा और यहाँ से निकल ले। यह सोचते हुए आस्था ने जल्दी से थोड़ा सा बॉडी वॉश लिया और अरमान की पीठ पर रगड़ने लगी। जैसे ही आस्था के कोमल छोटे छोटे हाथों ने अरमान को छुआ, अरमान का शरीर आग की भट्टी के जैसा तपने लगा। उसका पूरा शरीर आस्था के छूने भर से बेचैन हो उठा था। हालांकि उसने अपनी बेचैनी आस्था को देखने नहीं दी, लेकिन उस वक्त आस्था का स्पर्श उसे अंदर ही अंदर काफी परेशान कर गया था। हालांकि उसने ही आस्था को खुद से नहलाने के लिए कहा था। आस्था अरमान की पीठ पर बॉडी वॉश लगाते हुए सोच रही थी, ऐसा लग रहा है कि हम किसी इंसान को नहीं, किसी बड़ी लोहे की दुकान को छू रहे हैं। कितना ठोस, कितना लोहे जैसा शरीर है इनका। पता नहीं कैसे इतना लोहे वाला शरीर किसी का हो सकता है, वह सोच रही थी। यह खाना कैसे खाते होंगे? आस्था की सुई अरमान के खाने पर अटकी हुई थी। अरमान का खाना आखिरकार जाता कहाँ है? क्योंकि अरमान का पेट तो दिखाई नहीं देता, केवल उसके पेट की जगह उसके कट्स चॉकलेट शेप्स जैसे दिखाई देते हैं। और अरमान की कमर भी एकदम लोहे के समान थी। उसकी मस्कुलर बॉडी पर आस्था उस वक्त बॉडी वॉश लगा रही थी। उसे छूते हुए वह बार बार यह भी चेक कर रही थी कि क्या यह असली है या फिर यह इंसान किसी लोहे की मशीन की तरह कोई रोबोट है जो लोहे से बना होता है। ये सारी बातें उस वक्त आस्था के दिमाग में चल रही थीं। अरमान को छूते हुए उसे किसी तरह की अलग फीलिंग नहीं आई थी। जो फीलिंग उस वक्त अरमान को आ रही थी, अरमान के शरीर का बहुत बुरा हाल हो चुका था। उस वक्त उसका शरीर आस्था को पाने के लिए बेताब हो उठा था। आस्था जब अरमान के डोले शोले बाइसेप्स चेक कर रही थी, तो बार बार टच करके उनके साथ खिलवाड़ सा कर रही थी। अरमान बड़ी ही इंटरेस्ट और लस्ट भरी नजरों से उस वक्त आस्था को देख रहा था। आस्था का इतने करीब होना उसके अंदर तक आग लगा गया था। अनजान आस्था अरमान हाथ संभालकर उसे फटाफट से नहलाने में लगी थी और जल्दी ही उसे नहला भी चुकी थी। वहीं अरमान अपनी फीलिंग कंट्रोल करते हुए आस्था को देख रहा था। अरमान को नहलाने के बाद आस्था एक तरफ साइड में खड़ी हो गई और सर झुकाकर बोली, हमने आपको नहला दिया है,
अब हम बाहर जा रहे हैं। यह कहकर आस्था वहां से बाहर जाने के लिए निकलने लगी। जैसे ही आस्था जाने लगी, अरमान अपने इस हसीन ख्वाब से बाहर आया। उसे ऐसा लगने लगा था मानो वह एक अलग ही दुनिया में चला गया था। जैसे ही उसे रियलिटी का आभास हुआ और आस्था जाने को हुई, उसने अचानक से आस्था का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया। आस्था इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वह तो वहां से अरमान को नहलाने के बाद निकलना चाहती थी, लेकिन अरमान ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। आस्था पूरी की पूरी अरमान की बाहों में थी। अरमान के इतने करीब होने पर आस्था के पूरे जिस्म में गुदगुदी सी मच गई थी। हालांकि थोड़ी देर पहले वह अरमान को छू रही थी, लेकिन उस वक्त उसने अरमान के शरीर को देखने के चक्कर में फीलिंग्स को इग्नोर किया था। लेकिन अब अरमान के इतने करीब होने पर उसे एक अलग ही तरह की फीलिंग आने लगी थी। अरमान ने एक हाथ से आस्था की कमर को कसकर पकड़ हुआ था। आस्था थोड़ा सा घबराते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हमने आपको नहला तो दिया है, अब क्या रह गया है? अभी भी कुछ रह गया है क्या? यह कहकर आस्था रोने सी शक्ल बनाकर अरमान की ओर देखने लगी। अरमान बोला, हाँ, आपने मुझे नहला दिया है, लेकिन आपके नहलाने से मेरी क्या हालत हो गई है? क्या वह देखना नहीं चाहेंगी? जैसे ही अरमान ने इस तरह से कहा, आस्था ना समझी से उसकी ओर देखने लगी और बोली, लेकिन हमने क्या किया? हमने तो आपकी पट्टी तक नहीं भीगने दी। देखिए, बिल्कुल सही सलामत है। फिर हमने क्या किया? आपका क्या नुकसान हुआ हमारी वजह से? आस्था की ये ना समझी वाली बातें सुनकर अरमान मन ही मन में झल्ला उठा और सोचने लगा, क्या ये लड़की वाकई इतनी मासूम है या केवल मासूम होने का दिखावा करती है? मुझे पता ही है कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पैसों के चक्कर में आई है और जरूर दादाजी ने इसे ढेर सारे पैसे देने का ऑफर किया होगा, इसीलिए यहाँ से जाने के लिए सोच रही होगी। लेकिन अरमान सिंघानिया की जिंदगी में कोई आकर उसके साथ खिलवाड़ करे तो अरमान सिंघानिया उसे इस तरह से जाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं देगा। मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया। अब आस्था की धड़कन जो किसी वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, अरमान उसकी एक एक धड़कनें गिन रहा था। फिर आस्था की ओर देखकर बोला, क्या हुआ? इतना क्यों डर रही हो? यही तो तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हें प्यार करूं, ताकि तुम मुझे सेड्यूस करके फिर मुझसे ढेर सारा पैसा निकलवा सको और फिर मेरी जिंदगी से जा सको। ये कहते हुए अरमान ने अपने उल्टे हाथ की उंगलियां आस्था के गालों पर फैलानी शुरू कर दी थीं। आस्था अरमान की यह बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठी और बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, हमें आपके पास आने का कोई शौक नहीं है। हम ये बात आपको कितनी बार समझा चुके हैं, लेकिन आप बार बार एक ही बात क्यों बोलते हैं? और पैसों का हम क्या करेंगे? क्या जरूरत है हमें पैसों की? हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है हम यहाँ आपसे पैसे मांगने आए हैं? जैसे ही आस्था ने उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह से बातें की, अरमान का दिमाग खराब हो चुका था। अरमान उसकी बातों से बहुत ज्यादा चिढ़ चुका था। फिर अचानक से उसने आस्था को पलटकर अपने नीचे कर लिया था और फिर उसके ऊपर आ गया था। आस्था सिचुएशन में खड़ी होकर अरमान से आर्ग्यूमेंट कर रही थी। अचानक क्या हुआ उसे समझ नहीं आया। आस्था को जब अपनी सिचुएशन समझ में आ गई, तब तो आस्था के गाल शर्म से लाल हो चुके थे। अरमान का लोहे जैसा शरीर उस वक्त बिल्कुल उसके ठीक ऊपर था। आस्था को बड़ी ही शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और आंखें बंद किए बोली, मिस्टर राक्षस जी, हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज। आस्था को जैसे ही इस बात का रियलाइज हुआ कि डर के मारे उसने अरमान को फिर से राक्षस कह दिया, वह मन में खुद को कोसते हुए बोली, क्या कान्हा जी, आज आपने हमें मरवाने का पूरा प्लान बनाकर रखा है? अरे, हमने आपसे बोला तो है, ठीक होते ही हम अपनी परिक्रमा भी कंप्लीट कर दूंगी। प्लीज क्या कान्हा जी, हमें सिचुएशन से निकाल दीजिए। फिर आस्था अरमान के सामने जल्दी से अपने आप को करेक्ट करते हुए बोली, वह हमारा कहने का मतलब है कि हम आपको बस ये बताना चाहते हैं, हमने कुछ नहीं किया है और हम बस अभी यहां से जाना चाहते हैं। आस्था की इस तरह की उटपटांग बातें सुनकर अरमान उसकी ओर देखता रहा
और अचानक से उसने अपना कंट्रोल खो दिया और आस्था के होठों को बड़ी ही शिद्दत से चूमना शुरू कर दिया। क्योंकि आस्था के इतने करीब आने के बाद उसके मेन हार्मोन्स काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके थे और उस वक्त वह आस्था को पाना चाहता था। अरमान को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने सोचने समझने की शक्ति को खो दिया था और उस वक्त वह आस्था पर पूरी तरह से हावी होना चाहता था। आस्था को तो सांस लेने तक का मौका भी नहीं मिला था। अरमान तो अब बड़ी बुरी तरह से न केवल आस्था को किस कर रहा था, बल्कि वह उसे किस करते हुए इतना ज्यादा वाइल्ड हो चुका था कि उसने कितने सारे बाइट्स आस्था के लिप्स पर दे दिए थे। आस्था तो वैसे ही इतनी सॉफ्ट और नाजुक सी थी कि अरमान के इस तरह से किस करने पर वह चीख पड़ी। लेकिन उसकी चीख सुनने में अरमान को और भी मजा आ रहा था। अचानक से उसके होठों को छोड़कर वह उसकी खूबसूरत सुराहीदार गर्दन पर टूट पड़ा और उसे चूमने लगा। अब तो आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। उसे समझ में नहीं आया कि वह अरमान सिंघानिया को रोके तो रोके कैसे, क्योंकि अरमान तो उस वक्त बड़ी ही इंटेंस नजरों से आस्था को देख रहा था और उसे पूरी तरह से पाना चाहता था। वैसे भी अरमान सिंघानिया ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी लड़की के साथ फिजिकल मूवमेंट शेयर नहीं किए थे, लेकिन आस्था को अपने करीब देखने के बाद अब वह अपने होश खो बैठा था। इस चक्कर में उसने आस्था ने जो कुर्ती पहनी हुई थी उस कुर्ती को फाड़ दिया था। आस्था केवल इनरवियर में उसके सामने थी, पर वह अरमान आस्था के खूबसूरत जिस्म को देखने के बाद पूरी तरह से मचल उठा था और अब वह बिना देरी किए आस्था के साथ इंटीमेट होना चाहता था। आस्था इस तरह से अपने साथ ज्यादती होते हुए देखकर जोरों से रोने लगी। वह बार बार अरमान से अपने आप से दूर होने के लिए कह रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अरमान को तो उस वक्त आस्था को पूरी तरह से पाना था। वह उसकी चीखों को, हर चीज को इग्नोर कर रहा था। तभी अचानक आस्था के हाथ अरमान के बालों पर आ गए थे। आस्था ने जोरों से अपनी पूरी ताकत लगाकर अरमान के बालों को पकड़कर खींचा। एक पल को अरमान रुका और जैसे ही उसकी नजर आस्था के चेहरे पर गई और साथ ही साथ उसने अपने आप को देखा और आस्था के जिस्म को देखा, तो वह पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वह आस्था के साथ ये सब नहीं करना चाहता था। लेकिन आस्था को खुद करीब से देखने के बाद और उसके होठों को किस करने के बाद वह पूरी तरह से वाइल्ड हो चुका था और अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था। इसीलिए उसने आस्था को इस तरह से किस करना शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से आस्था को दुख देता या आस्था पर हावी हो जाता, आस्था ने तुरंत उसके बालों को पकड़कर कसकर खींच लिया था। तब जाकर अरमान हटा था। अब आस्था का ध्यान अपनी फटी हुई कुर्ती की ओर गया। आस्था ने तुरंत वह कुर्ती जल्दी से उठाकर अपने सीने से लगा ली थी और फिर उसने रोना शुरू कर दिया था। वहीं अरमान ने एक पल आस्था की ओर देखा और जल्दी ही वह बाथरूम से बाहर निकल गया था, क्योंकि उसे उस वक्त वहां खड़े रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अरमान बाथरूम से निकलकर फटाफट से अपने कपड़े चेंज करता हुआ सीधा स्टडी रूम में चला गया था, जहां पर देव ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि देव उसके ऑफिस का सारा काम वहीं से संभाल रहा था। लेकिन अरमान के इस तरह से अचानक आ जाने पर देव पूरी तरह से हैरान हो चुका था। अरमान के जाने के बाद आस्था, जो उस वक्त बाथरूम में थी, रो रही थी, क्योंकि अरमान ने 10 से 15 मिनट के अंदर ही उसके शरीर को बहुत ज्यादा दर्द दिया था। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन, कमर, उसके पेट, हर जगह अरमान के किस करने, काटने के निशान मौजूद थे। आस्था को अपने शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। जल्दी ही वो शावर खोलकर उसके नीचे खड़ी हो गई और काफी देर तक रोने धोने के बाद खुद को संभालते हुए बाहर निकली। उसने पहले अपना छोटा सा सिर निकालकर बाहर देखा कि अरमान कमरे में है या नहीं, लेकिन अरमान को कमरे में ना पाकर उसने राहत की सांस ली और फटाफट से अरमान की अलमारी से एक जोड़ी कपड़े ले लिए। हालांकि उसके कुछ कपड़े दादाजी ने दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिए थे, लेकिन कुछ कपड़े अभी भी उसी अलमारी में मौजूद थे, तो आस्था ने उनमें से ही एक ब्लैक कलर का फ्रॉक सूट लिया। बाकी कपड़े काफी ज्यादा हैवी कलर के और हैवी कपड़े थे,
लेकिन ब्लैक कलर का एक सिंपल सा फ्रॉक सूट आस्था को पसंद आ गया था। फटाफट से उसने उसे पहना और उसके बाद आस्था ने अपनी शक्ल आईने में देखी। ऐसा लगने लगा था मानो आस्था महीनों से बीमार हो। कुछ ही पल में अरमान ने उसकी खूबसूरती का रस निचोड़ लिया था। वह बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। उसके चेहरे पर निशान मौजूद थे, उसकी गर्दन पर निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। आस्था ने दुपट्टे से अपने निशान कवर करने की कोशिश की और साथ ही साथ कुछ फाउंडेशन वगैरह अपने फेस पर अप्लाई किया ताकि वह निशान हल्के हो सकें और दिखाई ना दें। आस्था काफी देर तक सोचती रही कि उसके साथ ये क्यों हुआ। आखिरकार अरमान सिंघानिया ने उसके साथ क्या किया। आस्था को उस वक्त बेहद अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब पूरे दिन वो उसके कमरे में भी नहीं रह सकती थी। और इससे पहले कि अरमान उस कमरे में आ जाता, आस्था जल्दी उस कमरे से बाहर निकल गई और बाहर निकलकर वह सीधा डॉक्टर रश्मि के कमरे में जाने लगी। वहीं अरमान स्टडी रूम में आ गया था। वहां जाकर उसने देव को देखा और बोला, तुम अभी यहां से बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। देव ने तुरंत उसकी बात मानी और फटाफट से उस कमरे से निकल गया, क्योंकि देव अरमान की बात नहीं टाल सकता था और वैसे भी अरमान की बात टालने की उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन अरमान के चेहरे को देखकर वह समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो अरमान सर को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। देव के जाने के बाद अरमान ने खुद से ही सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। आखिरकार